मूवी की शुरुआत होती है 1944 में, जहां पर चारों तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, जिसमें दो फाइटर पायलट के प्लेन क्रैश हो जाते हैं। उसमें से एक अमेरिकी पायलट हैंक मार्लो और जापानी पायलट गनपेई इकारी अपने पैराशूट से दक्षिण प्रशांत के एक टापू पर उतर जाते हैं। जापान और अमेरिका के बीच एक विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक विशालकाय बंदर यानी कि कॉन्ग आता है। उसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1973 में, जहाँ पर हमें मोनार्क एजेंसी के प्रमुख मिस्टर बिल को दिखाया जाता है। मिस्टर बिल ने मुश्किल से एक आइलैंड को ढूंढ निकाला था। वो सेनेटर के ऑफिस में जाकर उन्हें उस आइलैंड का मैप दिखाते हैं। मिस्टर बिल उन्हें कहता है कि इस आइलैंड का जिक्र दुनिया के किसी नक्शे में नहीं है और न ही कोई प्राचीन कथाओं में, जिसका नाम है स्कल आइलैंड। एक ऐसी जगह है जिसे भगवान ने अधूरा छोड़ दिया है और यहाँ से गुजरने वाला प्लेन और शिप दोबारा नहीं दिखता। यह जगह बर्मुडा ट्रायंगल से भी बहुत खतरनाक है। आगे मिस्टर बिल कहते हैं कि सन 1954 में किया गया परमाणु परीक्षण वो सिर्फ परीक्षण नहीं थे, बल्कि वो किसी को मारना चाहते थे और इस जगह पर हम गए तो हमें यहाँ पर और बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए मिस्टर बिल उस जगह पर जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन सेनेटर परमिशन नहीं देते क्योंकि इस काम के लिए बहुत सारा फंड लग सकता है। तभी मिस्टर बिल कहते हैं कि कल रात को एक रशियन सैटेलाइट उस इलाके से गुजरने वाली है और शायद अगले 3 दिनों में उन्हें भी वही तस्वीरें मिलेगी जो हमारे पास है और हम चाहते हैं कि उनसे पहले हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये सुनकर सेनेटर मान जाता है और उन्हें परमिशन दे देता है। उसके बाद पूरी की पूरी टीम उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कैप्टन जेम्स, जो वियतनाम युद्ध में लड़ चुका था, और कैप्टन जेम्स ही इन सबको गाइड करने वाला होता है। साथ में यूएस की आर्मी, साइंटिस्ट और एंटी और फोटोग्राफर मेसन ये सब शामिल होते हैं। उनकी शिप उस आइलैंड के नजदीक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर बहुत भयानक तूफान आया होता है, इसलिए वो सभी हेलीकॉप्टर से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस तूफान के बीच में से कोई आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन मिस्टर बिल कहते हैं कि हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसलिए सभी मान जाते हैं और सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर तूफान के अंदर से गुजरने लगते हैं। इनके बचने का कोई चांस नहीं होता क्योंकि उस तूफान के अंदर बहुत सारी हवा और बिजली चमक रही होती है, लेकिन ये कैसे भी करके उस तूफान को पार करते हैं और स्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से सोल्जर जंगल की जमीन पर सिस्मिक बॉम्ब से ब्लास्ट करवाते हैं ताकि इन्हें जमीन के अंदर क्या है ये सब पता चले। इस ब्लास्ट में धरती में कंपन पैदा होने लगती है और इन सबको पता चलता है कि अंदर से जमीन खोखली है, शायद धरती के अंदर बहुत सारा खनिज पदार्थ है। और ऐसे ही सारे जंगल में वो ब्लास्ट करवाते हैं। ब्लास्ट की वजह से सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अचानक एक पेड़ आकर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और तभी पता चलता है कि ये पेड़ कॉन्ग ने इनके ऊपर फेंका था। सारे सोल्जर इस विशालकाय जानवर को देखकर चौंक जाते हैं। कॉन्ग गुस्से से सोल्जर के सारे हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है, जिसमें कई सोल्जर मारे जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं वो 2 टीम में अलग हो जाते हैं। एक टीम को लीड करता है कैप्टन जेम्स और दूसरी टीम को मिस्टर बिल। उनके साथ जो कर्नल था उसने अपने सारे सोल्जर को खो दिया था और उसे बिल पर काफी गुस्सा आता है। वो मिस्टर बिल को गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता। मिस्टर बिल कर्नल को बताता है कि 30 साल पहले एक शिप यहाँ पर लापता हो गई थी और उस शिप में 1000 लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया और सबको बता दिया कि ये शिप जंग में डूब गई। लेकिन सच्चाई सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ये शिप डूबी नहीं थी बल्कि उस शिप को मॉन्स्टर ने डुबाया था। और 30 सालों से मैं सबको बता रहा था कि मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे। इंसानों से पहले धरती पर उन्हीं का राज था और अगर हम ऐसे चुप बैठे रहे तो ये सारे धरती पर कब्जा करेंगे। हम मोनार्क एजेंसी के लिए काम करते हैं और हमारी स्पेशलिटी है ऐसे ही खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ना। बिल कर्नल को कहता है कि तुम ही हमें पूरे सबूत के साथ सुरक्षित वापस ले जाओ ताकि ये सबूत सबको दिखाकर सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सके। कर्नल भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जेम्स की टीम आगे बढ़ रही होती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा याक पानी में से बाहर आता है। याक उन सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चला जाता है। वही कर्नल और बिल अपनी टीम के साथ जंगल में से गुजर रहे होते हैं। तभी उनका सामना विशालकाय मकड़ी से होता है।
वो अपने बड़े बड़े पैरों से इन लोगों को मार रही होती है। ये सभी उस मकड़ी के पैरों को काट देते हैं और कर्नल उस पर गोलियां चलाकर मार गिराता है। उधर जेम्स की टीम एक खंडर जैसी जगह पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर इसी जगह के ईवी मूल निवासी आकर इन सबको घेर लेते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर हैंक मार्लो नामक इंसान आकर उन्हें रोक लेता है। हैंक मार्लो वही सोल्जर है जिसका प्लेन 28 साल 11 महीने पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्रैश हुआ था। हैंक मार्लो उनको बताता है कि आदिवासी लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हैंक उन सबको आदिवासी कबीले में लेके जाता है और उस आइलैंड के बारे में बताता है। वही उन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है। हैंक उन्हें बताता है कि मेरे हिसाब से ये शिप यहाँ मेरे आने से 10 साल पहले आई थी। जब ये सभी उस शिप के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ के आदिवासी लोगों ने बहुत सारी पेंटिंग बना के रखी हुई है। हैंक कहता है कि ये लोग बताते हैं कि हम यहाँ पर सब डर डर के जी रहे थे और एक दिन ऐसा चमत्कार हो गया कि जिन चीजों से इन सबको खतरा था वही चीजें इन सबको बचाने लगी और यहाँ के लोग बचाने वालों का सम्मान करते हैं। इसलिए इनका भगवान होता है कॉन्ग, इस जंगल का राजा, जो एक बहुत अच्छा राजा है। वो किसी को भी तकलीफ नहीं देता, ये उसका घर है और अगर कोई किसी के घर में बॉम्ब गिराएंगे तो पंगा तो होना ही था। आगे हैंक कहता है कि जब मेरा प्लेन क्रैश हो गया था तब मेरा दुश्मन बाद में मेरा दोस्त बन गया था और उसको कॉन्ग ने नहीं बल्कि धरती के नीचे रहने वाले शैतान ने उसे मारा था, जो दिखने में बड़ी छिपकली जैसी है, जो जमीन के नीचे रहती है और वो सबको निगल जाती है। कॉन्ग के फैमिली को उसी छिपकलियों ने खत्म कर दिया था, इसलिए कॉन्ग को छिपकलियों से सख्त नफरत है और अपने बॉम्ब ब्लास्ट करके उनको फिर से जगा दिया। कॉन्ग ही उन सबको रोक सकता है और अगर कॉन्ग को कुछ हो गया तो छिपकली सबको खत्म कर देगी। जेम्स हैंक को बताता है कि 3 दिनों में हमें इस आइलैंड के नॉर्थ की तरफ जाना है, जहाँ पर हमारी टीम शिप में हमारा इंतजार कर रही है और तुम ही हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हो। हैंक उन्हें कहता है कि अगले 3 दिन क्या 30 दिनों में भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन मेरे पास एक बोट है, उसकी मदद से हम 3 दिन में वहाँ पर पहुँच सकते हैं, पर पहले हमें उसे रिपेयर करना होगा। वही फोटोग्राफर मेसन को कबीले के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो कबीले के दीवार के बाहर आके दिखती है तो एक हेलीकॉप्टर बहुत बड़े याक के ऊपर गिर चुका था, जो अभी भी जिंदा होता है। मेसन उस हेलीकॉप्टर को उठाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है। तभी कॉन्ग वहाँ पर आके एक ही हाथ से हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंक देता है। कॉन्ग मेसन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता और गुस्से से देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ मिस्टर बिल की टीम चैपमैन को ढूंढ रही होती है। तभी उन्हें पहाड़ पर कॉन्ग के पंजों के निशान दिखाई देती है, जो खून लगने के कारण हुए थे जब चैपमैन के हेलीकॉप्टर को पकड़ने के कारण कॉन्ग घायल हो चुका था। वही जेम्स की टीम बोट ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और शिप तक पहुंचने के लिए इनके पास सिर्फ 39 घंटे बाकी होते हैं। उधर चैम्प थकने के कारण एक लकड़ी पर बैठा होता है, लेकिन वो लकड़ी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है। चैम्प उस पर गोलियां चलाता है, वो कीड़ा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ी छिपकली आकर उसे मार डालती है। उधर इन सबकी बोट भी पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी थी। वो सभी कबीले वालों से अलविदा कहकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में उनका रेडियो काम करना स्टार्ट कर देता है और वो कर्नल से संपर्क करते हैं। कर्नल फ्लेयर फायर से उनकी लोकेशन बता देता है और ये सभी उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनकी बोट पर उड़ने वाले पंछी अटैक कर देते हैं। वे पंछी उनके एक साथी को उठाकर ले जाते हैं और उसके टुकड़े कर कर उसे मार डालते हैं। कुछ ही देर बाद वो दूसरी टीम के पास पहुंच जाते हैं। अब वे सभी शिप की तरफ जल्दी से पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कर्नल उन सबको कहता है कि हम सभी वेस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा एक सोल्जर जिसका नाम चैंपन है वो अभी भी मिसिंग है और हमें उसे ढूंढना ही होगा। लेकिन चैंप तो मर चुका है और ये बात अभी भी कर्नल को पता नहीं थी। हैंक उन सबको समझाता है कि हम उस तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर ही सारी छिपकलियाँ हैं और अगर हम वहाँ पर गए तो हम सब मारे जाएंगे। तभी कर्नल जेम्स को कहता है कि तुम्हारा काम लापता लोगों को ढूंढना है और ना चाहते हुए भी उन सबको वेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। तभी रास्ते में उन्हें बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में बहुत सारे कंकाल होते हैं। हैंक सबको कहता है कि एक कंकाल कॉन्ग के परिवार के है। अब इन्हें उस गड्ढे में उतरकर उसको पार करके दूसरी तरफ जाना था, इसलिए सभी उस गड्ढे के अंदर उतरकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी विशालकाय छिपकली वहाँ पर आ जाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग छुप जाते हैं। जहाँ पर जेम्स छुपा हुआ था वहीं पर छिपकली आके उल्टी कर देती है और उसके मुंह से चैंप की खोपड़ी के साथ उसका लॉकेट भी नीचे गिर जाता है और ये सब जेम्स देख लेता है। थोड़ी देर बाद
ये सब देखते हैं कि छिपकली यहाँ से चली गई है, इसलिए सभी बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन पीछे से अचानक छिपकली आकर मिस्टर बिल को निगल लेती है और उसके साथ ही कई सोल्जर को निगलकर मेसन के पीछे भागती है। सभी सोल्जर अपने हथियारों से उस छिपकली को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे एक सोल्जर के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से टॉक्सिक गैस फट जाती है। तभी वहाँ पर उड़ने वाले पंछी भी आकर उन पर अटैक करते हैं। कैप्टन जेम्स वहाँ पर पड़ी तलवार और मास्क पहनकर उन पंछियों को मारने लगता है। मेसन अपना लाइटर फेंककर छिपकली के ऊपर फेंक देती है। टॉक्सिक गैस की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और छिपकली उसमें मारी जाती है। अब सबको पता चल गया था कि चैप मर चुका है, इसलिए कैप्टन जेम्स वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन कर्नल कहता है कि हमें जहाँ पर चैप का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था वहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि उसी हेलीकॉप्टर में हमारे हथियार हैं जिससे इन मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। सभी लोग कर्नल को समझाने की कोशिश करते हैं, पर कर्नल किसी की नहीं सुनता। उसे सिर्फ मॉन्स्टर को खत्म करना था, इसलिए कैप्टन जेम्स कहता है कि आप हथियार को ढूंढो, हम आपका वेट करेंगे। उसके बाद कर्नल और उसके सोल्जर जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जेम्स और उसके साथी शिप की तरफ निकल पड़ते हैं और तभी जेम्स और मेसन एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं ताकि ये देख सके कि उनकी शिप कहाँ पर है। जब वो ऊपर तक पहुँच जाते हैं तब तक रात हो चुकी होती है। तभी उन्हें गर्म हवा महसूस होती है और उनके सामने कॉन्ग आता है। दोनों काफी घबरा जाते हैं, लेकिन ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेसन उसके सामने जाकर उसे हाथ लगाती है। तभी वो समझ जाती है कि ये बहुत ही शांत जानवर है। तभी जंगल में ब्लास्ट होता है और कॉन्ग गुस्से से जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है उसी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल ये ब्लास्ट कर्नल और उसके साथियों ने किया होता है। जब कॉन्ग वहाँ पर पहुँचता है तब वो उस आग में जल जाता है और बेहोश हो जाता है। जेम्स और मेसन भी उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों कॉन्ग को बचाना चाहते हैं। वही कर्नल और सोल्जर कॉन्ग को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी करते हैं। तभी जेम्स, मेसन और हैंक आते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर लेके उन्हें कॉन्ग को न मारने के लिए कहते हैं। लेकिन कर्नल उनकी एक भी नहीं सुनता। वो अपने सोल्जर को कॉन्ग को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसके सोल्जर भी समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन कॉन्ग नहीं है और वो सभी अपने गन को नीचे कर देते हैं। लेकिन तभी बड़ी छिपकली आकर इनके ऊपर हमला करने वाली होती है। उसे देखकर सारे सिपाही घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। छिपकली की आवाज सुनकर कॉन्ग होश में आता है, लेकिन कर्नल कॉन्ग को उड़ाने वाला था। तभी कॉन्ग कर्नल के ऊपर अपना पंजा मारकर उसे मार देता है। अब छिपकली और कॉन्ग के बीच लड़ाई होती है। कॉन्ग पहले से ही जख्मी था, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब छिपकली इन लोगों के पीछे जाती है। ये सारे किनारे तक पहुंच जाते हैं। जेम्स मेसन को पहाड़ियों पर जाकर फ्लेयर फायर करने के लिए कहता है ताकि ब्रूस को उनकी लोकेशन मिले और वो बोट को यहाँ पर लेके आए। मेसन पहाड़ी की ओर जाती है और तभी छिपकली आकर इन पर हमला करती है। ये उन्हें मारती, तभी कॉन्ग आकर उसके ऊपर पत्थर से हमला करता है। यहाँ पर फिर से उन दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है। वही दूसरी तरफ मेसन पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर फ्लेयर फायर से उनके टीम को सिग्नल देती है। वही छिपकली और कॉन्ग की लड़ाई के बीच कॉन्ग जंजीरों में गिरकर फंस जाता है। छिपकली कॉन्ग को मारने वाली होती है। तभी ब्रूस शिप लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और छिपकली के ऊपर गोलियां चलाता है। इस वजह से छिपकली का ध्यान कॉन्ग से हटकर इन सभी लोगों पर जाता है। वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ती है। तभी कॉन्ग उठकर जंजीरों को तोड़ देता है। मेसन छिपकली के ऊपर फ्लेयर फायर से हमला करती है और कॉन्ग उस जंजीरों में लगा हुआ ब्लेड उसके ऊपर फेंक देता है। कॉन्ग उसे हवा में उठाकर पहाड़ियों पर फेंक देता है, जिस वजह से मेसन पहाड़ियों से गिरकर नीचे पानी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी फिर से छिपकली आकर कॉन्ग पर अटैक करती है, लेकिन कॉन्ग उस ब्लेड से छिपकली का गला काट देता है और मेसन को पानी में से बाहर निकालता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छिपकली अभी भी जिंदा होती है और फिर से कॉन्ग के ऊपर हमला करती है। कॉन्ग के जिस हाथ में मेसन होती है वो छिपकली उसी हाथ को निगलने लगती है, लेकिन कॉन्ग उस छिपकली की जबान को ही बाहर खींच लेता है, जिसके कारण आखिरकार छिपकली मारी जाती है और मेसन की जान बच जाती है। वो मेसन को किनारे पर रखकर वहाँ से चला जाता है। जब मेसन होश में आती है तब ये सारे कॉन्ग को जाते हुए देख लेते हैं और उसे जाते हुए देखकर मेसन की आंखों में आंसू आते हैं। उसके जाने के बाद ये सभी लोग बोट में बैठकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। मूवी के एंड में हमें हैंक को दिखाया जाता है, जो 30 साल बाद अपने घर आया होता है। वो अपने बेटे और बीवी से मिलकर बहुत खुश होता है। वही मोनार्क एजेंसी वाले कैप्टन जेम्स और मेसन को हिरासत में लेते हैं और उन्हें बताया जाता है कि कॉन्ग दुनिया में घूमने वाला अकेला राक्षस नहीं है। और उन दोनों को एक पुरानी फुटेज भी दिखाई जाती है जिसमें मॉन्स्टर गिदोरा, गॉडजिला, रोडन और मोथरा शामिल थे और आखिरी इमेज में गॉडजिला और किंग गिदोरा के बीच में युद्ध करते हुए दिखाया गया है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।